कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, और विशेष रूप से हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर सपोज टू सर्व ह्यूमन काइंड कम्युनिटी। जब भी वो नौकरी में जाएंगे तो हॉस्पिटल्स की सर्विस में या अपने किसी भी सेवा कार्य में उन्हें धात्री महिलाओं से भी रूबरू होना पड़ेगा, प्रेग्नेंट लेडीज से भी रूबरू होना पड़ेगा, जहाँ पर वो एएनसी केयर पर बात करेंगे। एंटीनेटल केयर में भी उनका रोल होता है। तो इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई कि हम लोग उनको एक इस विषय के बारे में सेंसिटाइज करें। हालांकि ये उनके पाठ्यक्रम का विषय जरूर होगा, लेकिन जब हम एक अलग महत्व के साथ किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसकी याद बहुत लंबे समय तक हमारे सीख का हिस्सा बन जाती है। और इसीलिए इसका जो विषय रखा गया कि स्तनपान ईश्वर का वरदान। और आज के कोरोना के समय में इसकी महत्व और इसका जो रेलिवेंस है वो सबसे ज्यादा इसलिए मैं देखती हूँ क्योंकि सभी तरफ इम्यूनिटी की चर्चा है। कैसे हम इम्यूनिटी इम्प्रूव करें, कौन सा काढ़ा पिए, कौन सी जड़ी बूटी खाएं, जबकि सच्चाई ये है कि बच्चे के जी भैया ज्वाइन नहीं कर पाए भी। अच्छा, अवनी मनीष नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आप थोड़ा उनसे बात करके कोऑर्डिनेट कर लें प्लीज। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। सॉरी जी। तो इम्यूनिटी की जब चर्चा हो रही है तो इसमें एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि इम्यूनिटी हमें प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से बचपन से ही देकर भेजी है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है, उसके महत्व को नहीं समझते। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माँ के दूध को जो एक लोकल शब्द में खीस पीयूष बोलते हैं लोग, तो हम बोलते तो हैं कि पीयूष है। पीयूष जो कि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है कि अमृत, यानी कि ईश्वर ने माँ के दूध के रूप में बच्चे के लिए अमृत देकर भेजा है, जो उसके सभी प्रकार से पोषण के लिए सारे तत्वों से भरपूर होता है। पर एक समय था, चूंकि मैंने भी इस फील्ड में काफी लंबा समय तक काम किया, तो मेरा अनुभव ये रहा, बहुत से लोग वो 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा दूध आता है जिसको हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, वो नहीं देते थे बच्चों को। ऐसी प्रैक्टिसेस भी रही हैं। और इस तरीके के जो कैंपेन हर साल ये जो चलता है, इसके अलावा भी सरकार के जो प्रयास हैं और अन्य संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, उसके कारण ये जो मिथ था, ये जो मिसकंसेप्शन था, ये धीरे धीरे दूर हुआ है। अभी लोग समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बारीकी से कई बार उस बात को एहसास नहीं कर पाते। तो इस सोच के साथ इस कार्यक्रम की पूरी संकल्पना की गई कि हम इस पे गंभीरता से चर्चा करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो देखने में एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, मगर ये बहुत बड़ा विषय है अगर इसको गहराई से देखें, क्योंकि इससे माँ और बच्चे का विकास भी जुड़ा होता है। तो एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करते हुए अभी अपने काशी प्रांत के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंद्रनील बसु जी को आमंत्रित करूंगी कि वो इसका औपचारिक रूप से इंट्रोडक्टरी नोट दें और हम लोग कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, जो कि हमारे काशी, अमनीश जी उनको अनम्यूट कर दें प्लीज, क्योंकि हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं और काफी सहयोग करते रहते हैं। जैसे किसी कार्यक्रम की योजना पर मैं चर्चा करती हूँ तो सहर्ष उसके संयोजन में, उसके डिजाइनिंग में जो भरसक सहयोग होता है वो देते हैं। सर, आई थिंक यू आर अनम्यूटेड। हाँ अनम्यूट हैं जी। आप थोड़ा सा आदरणीय राष्ट्रीय आरोग्य भारती राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय अशोक कुमार वार्ष्णेय भाई साहब को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर एन माथुर को विशेष प्रणाम, ताकि क्योंकि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सीड किया और आज कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ उनके विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। आज हमारे कुछ डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट्स हैं इस लेक्चर में, प्रोफेसर सुधाकर, डॉक्टर उर्वशी वर्मा, डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी अगर जुड़ गए हों, उन सबको मेरा प्रणाम। अवनीश जी आज का बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मीनाक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतने समयोपयोगी इस टॉपिक को उन्होंने चुना। बेसिकली ये जो स्तनपान है कितना उपयोगी है, अभी आपने उनके वचनों से सुना। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला
ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, जो स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, जिसे वाबा कहते हैं, ये सन 1992 में इसको शुरू किया गया था पहली बार। 120 देशों ने इसको पालन किया, करते जा रहे हैं। ये यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों के द्वारा रेक्टिफाइड है। तो ये 1 से 7 अगस्त तक हर साल मनाया जाता है स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु। ये देखा गया है कि बड़े जानकारी के प्रचार प्रसार के बावजूद ये देखा गया है कि पूरे विश्व में मात्र 38% शिशुओं को ही एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क मिला करता है। तो ये कहा जाता है 6 महीने के अंदर 6 महीने के कम उम्र के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मात्र 38% बच्चों को, शिशुओं को ये मिलता है। और भारत में ये आंकड़ा है 42%। 2019 का ये आंकड़ा है कि मात्र 42% बच्चों को, शिशुओं को माँ का दूध प्रथम सप्ताह के अंदर मिल पाता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है यानी पहला दूध है माँ का, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भरपूर मात्रा में होती है, जिसमें एंटीबॉडीज होते विभिन्न रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये पहला वैक्सीन होता है। हम लोग तो वैक्सीन बाहर से सुई लगाते हैं, लेकिन माँ के दूध से जो कोलेस्ट्रम निकलता है उसके इम्यूनोग्लोबुलिन से बच्चे का पहला वैक्सीन के एंटीबॉडीज उनको मिला करती हैं। तो ये पूरे जीवन भर के लिए उनको कई बीमारियों के प्रति लड़ने के खिलाफ उनको एंटीबॉडीज मिला करते हैं। तो इससे बच्चों को वंचित करना किसी हालत पे उचित नहीं है। तो ये देखा गया है कि बच्चों में ये ब्रेस्ट फीडिंग से शुरुआत में जो कोलेस्ट्रम दिया जाता है उससे संक्रामक बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि दस्त होता है बच्चों को, जो चाइल्ड डायरिया होता है, दस्त की संभावना माँ का दूध पीने से कम हो जाया करता है। श्वास के इन्फेक्शन कम हो जाया करते हैं। कान का एक इन्फेक्शन होता है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, दूध पीने से वो भी कम होता है। दांतों का सड़न जो बच्चों में होता है, कुछ बड़े बच्चों में जैसे दांत टूटता है, माँ का दूध पीने से दांतों में सड़न कम हुआ करता है, डेंटल कैरीज जिसे कहते हैं। बुद्धि का विकास भी होता है माँ का दूध बढ़ने से। प्लस इसके अलावा माँ के साथ एक भावनात्मक जो बंधन होता है बच्चे का, दूध पीने के साथ साथ वो बढ़ता है। माँ को भी बहुत सारे फायदे हैं दूध पिलाने में। पहला तो प्रसव के बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में ये मदद करता है दूधपान। और वेट लॉस, माँ के प्रसव के बाद जो वेट गेन होता है माँ को या लेट प्रेगनेंसी में, तो वो वेट लॉस प्रिवेंट करता है अगर वो जल्दी दूध शुरू में पिलाना शुरू करें। इसके अलावा दूध पीने से जो ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो 2 गर्भधारणों के बीच का जो अवधि है वो दूध पिलाने से वो अवधि बढ़ जाती है। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में ये आ जाता है। और माँ का प्रसव के बाद कुछ डिप्रेशन होना स्वाभाविक होता है, दूध पिलाने से डिप्रेशन कम होता है, हाइपरटेंशन भी कम होता है। तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए WHO ने रिकमेंड किया है कि स्तनपान प्रथम घंटे में, जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान की कोशिश करानी चाहिए माँ को, और कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली पिलाना चाहिए, केवल मात्र माँ का दूध पिलाना चाहिए। और बच्चा जितना चाहे, ऑन डिमांड कहते हैं, बच्चा जितना भी दूध पीना चाहे, जब पीना चाहे उसको देना चाहिए। और 2 साल तक ये माँ का दूध आप पिला सकते हैं। हालांकि 6 महीने के बाद धीरे धीरे सॉलिड फूड सप्लीमेंट करना उचित होता है। WHO ने एक बहुत बड़ी बात कही कि बोतल से दूध पिलाना उचित नहीं है, पैसिफायर इस्तेमाल करना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सभी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलती है, भारत सरकार बोलती है, डॉक्टर बोलते हैं, माताएं बहनें बोलती हैं, दादियाँ बोलती हैं, लेकिन ये हमको मनवाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाकर ये जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। मुझे बहुत हर्ष है कि आज हमारे साथ भावी पीढ़ी नर्सिंग स्टूडेंट्स के बच्चियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस संदेश को आम पब्लिक तक पहुँचाएं, माता बहनों तक पहुँचाएं, ताकि स्तनपान को, सिर्फ स्तनपान नहीं, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत शीघ्र स्तनपान को बढ़ावा दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ हम आगे के वक्ताओं को सुनने के लिए बड़े आतुर हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बसु। नाउ आई विश टू इनवाइट आवर नेशनल सेक्रेटरी ऑफ आरोग्य डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और लगातार हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने और कुछ नया करने के लिए। इनके परिचय के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच में अभिषेक जाधव जी हैं, जो कि IMS से हमारे BHU में जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है वहाँ पर नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं। क्या नाम बताया?
अभिषेक जाधव। अभिषेक, हाँ हाँ जाधव। हाँ हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिएगा अभिषेक जी। जी सभी को सादर नमस्कार। थी तो आप सभी को सादर नमस्कार। जी अभिषेक जी, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। शायद उनकी आवाज़ नहीं आ रही। परंपरा है, परंपरा को निभाते हैं। अभी आपने ग्रेजुएशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया और फिर इसके बाद आपने 1979 में आप 1986 से समाज सेवा में रुचि लेने लगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के तौर पर आपने सेवा कार्य की शुरुआत की। इस दौरान आपने विशेष रूप से इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में सेवा कार्य किए। लगभग 15 वर्षों तक आपने प्रांत, जिसमें 10 वर्ष झारखंड में और 5 वर्ष आप कानपुर में प्रांत प्रचारक के रूप में रहे। आरोग्य भारती के से जुड़े हुए सभी सदस्यों का सौभाग्य रहा कि आप 2012 से नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में आरोग्य भारती में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज इस मौके पर हम सभी आपको सुनेंगे और आज आपका मार्गदर्शन हम सभी को सुनने को मिलेगा। डॉक्टर अशोक वाशन। इस वेबिनार में उपस्थित आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बस्तु जी, आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्यकर्ता डॉक्टर सुमन शर्मा जी, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक श्रीमान गोविंद जी, प्रांत सचिव डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, पैनलिस्ट में डॉक्टर ए.एन. माथुर जी, वाइस चांसलर होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर, प्रोफेसर सुधाकर जी, डीन नर्सिंग एकेडमिक कम प्रिंसिपल, डॉक्टर उर्वशी वर्मा जी आगरा से हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रुचि तिवारी जी वाराणसी से हैं, डॉक्टर मनीष तिवारी जी सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर जूही गुप्ता जी जुड़ी हैं भोपाल से, डॉक्टर CBS डांगी जुड़े हैं, अभिषेक जी सुल्तानपुर से, ऐसे अनेकों बंधु भग्निगण और ऐसे उदीयमान विद्यार्थी मित्रों। वैसे तो जैसा ये विषय है ये मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश पैनलिस्ट सभी डॉक्टर हैं। इसमें मैं ही एक ऐसा हूं जो डॉक्टर नहीं हूं और दूसरा संघ का प्रचारक हूं। तो जिसका समाज ही घर होता है तो उसको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती हैं, पढ़ पढ़ के मालूम करनी पड़ती हैं। लेकिन एक विषय ठीक है कि ये आरोग्य से जुड़ा है और आरोग्य भारती का अंग है, लेकिन आरोग्य भारती का अंग भी सीधे नहीं है, क्योंकि आरोग्य भारती प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करती है, प्रोमोटिव एस्पेक्ट में काम करती है, प्रोटेक्टिव वे से काम करती है, पॉजिटिव वे से काम करती है। और इसीलिए यह आरोग्य भारती का विषय है भी और नहीं भी, हम दोनों के बीच में रखते हैं इस विषय को। हमेशा सभी की इच्छा होती है कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन भर स्वस्थ रहें, और इसीलिए आरोग्य भारती होलिस्टिक अप्रोच में काम करती है, सभी प्रकार के डॉक्टर्स को अपने साथ में लेती है, क्योंकि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हर एक के लिए अपेक्षित है। वैसे ही मेडिकोज और नॉन मेडिकोज दोनों भी काम करते हैं इसमें, और पूरे देश भर में काम करते हैं। ह्यूमन वैल्यूज को साथ में रख करके काम करते हैं, और यह सेवा कार्य है तो सेवा भाव से होने वाला सेवा कार्य है। समाज में सभी सेवा कार्य करते हैं,
तो सभी सेवा कार्य सेवा भाव से करने वाले नहीं होते। कुछ लोगों की अपेक्षा रहती है कि हाँ, हम सेवा कार्य करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, लेकिन आरोग्य भारती का कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा के कार्य करता है। जैसा भी चर्चा चल रही थी और विषय स्तनपान का, तो हम सब जानते हैं कि माँ का दूध शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर प्रारंभ से लेकर जन्म से लेकर के 72 घंटे तक, जैसा भी मीनाक्षी जी ने बताया, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, उसके नाम और गुणवत्ता के आधार पर उसको अमृत का स्वरूप माना गया है। तो वो बच्चे को केवल भोजन ही नहीं देता, उसको सुरक्षा भी देता है, उसको स्वास्थ्य भी देता है, उसको भावनात्मक लगाव भी देता है। और यह केवल बच्चे के लिए ऐसा नहीं, माँ के लिए भी है और परिवार के लिए भी आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल में हमको मालूम है एक एंजाइम है लेक्टोफॉर्मिन, आयरन कंटेंट अधिक होता है, जिसका काम है बच्चे के पाचन तंत्र को व्यवस्थित रखना। वर्तमान का समय ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। रोजाना नए नए आविष्कार होते हैं, जिसके कारण से आज व्यक्ति की गति बढ़ गई है, उसकी जानकारी भी बढ़ गई है, सुख सुविधाएं भी बढ़ गई हैं, जीवन जीना बहुत आसान हो गया है। आज की पीढ़ी जब कभी अपने तीसरी पीढ़ी दादी बाबा के साथ बैठती है और उनके जीवन के बारे में चर्चा करती है, तो उसको ध्यान में आता है कि आज से पहले की तीसरी पीढ़ी का जीवन वर्तमान की तुलना में कितना कठिन था। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अधिक संख्या और कम आयु का अंतर होने के कारण एक दूसरे से अपने मन की बात कर लेते थे। एक कम्युनिकेशन गैप नहीं था और इसीलिए परिवार की रीति रिवाज परंपराएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारे विषय, भ्रम, अज्ञानता, यह कम्युनिकेशन के कारण से, साथ साथ रहने के कारण से ठीक हो जाते। लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गई, छोटा परिवार है, छोटे परिवार में कम्युनिकेशन नहीं होता, इन सब चीज का अभाव रहता है। और अभी पश्चिम की नकल होने के कारण से बहुत सारे पहलू धीमे धीमे गायब हो रहे हैं, जो हमको स्वाभाविक रूप से मिल जाते थे। पश्चिम का बॉडी कंसेप्ट केवल शरीर तक सीमित है और इसके कारण से बहुत सारे विषयों में अज्ञानता रहती है, उनका प्रभाव भी रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो यह जो ब्रेस्ट फीडिंग का विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। इतना ही नहीं तो समाज के भविष्य के लिए भी, व्यक्तियों और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इसीलिए इसमें कई बार की कुछ भ्रांतियां भी रहती हैं, अलग अलग प्रकार से भ्रांतियां डेवलप होने लगी हैं इस प्रगतिशीलता के नाम पर। और जैसा भी चर्चा हो रही थी कि 1992 से ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक शुरू हुआ, प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलता है। ये 120 देशों में अभी इसका पालन हो रहा है। 2 मुख्य काम है इसमें कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना, कोई एग्जीबिशन से, वीडियो से, लेक्चर से, रिसर्च पेपर से, विज्ञापन से, समाचार से, आर्टिकल से। और दूसरा पहलू है रिसर्च वर्क। बराबर रिसर्च वर्क चल रहा है। हर वर्ष कोई ना कोई थीम निर्धारित होती है। इस वर्ष की थीम हुई है द सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट। तो इस थीम के साथ इस वर्ष पूरे देश भर में ये आज से लेकर के आगे आने वाले 7 दिन तक अनेक कार्यक्रम होंगे। लोगों को जानकारी मिलेगी, होनी भी चाहिए, आवश्यकता भी। और जैसा भी इंद्रनील जी चर्चा कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में महिला का जो वजन बढ़ जाता है,
तो हर महिला थोड़ा वजन कम भी करना चाहती है और आवश्यकता भी रहती है। तो यह प्रसूति के बाद का जो समय है, फीडिंग के समय का, यह उसको वजन कम करने में सहायक होता है। एक बार में 500 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है एक बार जब बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये 500 कैलोरी ऊर्जा खर्च करना यह उसके महिला के मां के वजन को नियंत्रित करने में सहायता करती है। और उसके कारण से केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों की एक गलत भ्रांति है कि ब्रेस्ट फीडिंग से शेप बिगड़ जाएगा, बल्कि दूसरे जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि शेप बिगड़ता नहीं है, शेप को ठीक रखने में ब्रेस्ट फीडिंग सहायक है, स्वास्थ्य को भी ठीक रखने में सहायक है। और इसीलिए जहां यह भ्रांति है उसको ठीक करना चाहिए। केवल इससे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो उसके साथ भावनात्मक लगाव भी पैदा होता है, पॉजिटिविटी भी डेवलप होती है, जिसके कारण से उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ता चला जाता है। और जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, कि जैसे शेप के लिए ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है, वैसे ही डोपामीन और एंडोर्फिन, ये दो हार्मोन्स और हैं जो कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ उसका लिंक बताया गया है। मुझे बहुत जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन एक जानकारी मैं और अवश्य दूंगा कि कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनमें कहा जाता है कि जब तक एक्सपोजर ना हो तब तक वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं होती। शायद आरोग्य भारती के साथ और हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ आज से 5 वर्ष पहले। पुणे में ह्यूमन मिल्क बैंक के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम करना चाहा, और तो वहां सब लोगों ने सुझाया कि आरोग्य भारती को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमने कहा ह्यूमन मिल्क बैंक हमारे आरोग्य भारती का विषय नहीं है, हम सहायता कर सकते हैं लेकिन हमारा विषय नहीं है। लेकिन तो भी हमने पुणे की लोकल यूनिट को उसकी सहायता के लिए लगाया कि विषय को और समझाया जाए। वे लगे भी उसमें। मेरा जब 1.5-2 वर्ष के बाद प्रवास हुआ, वो सब मिले, तो मैंने विषय सुन तो लिया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। एक विषय की जानकारी हो गई, इतना ही लगा। लेकिन और 1.5 वर्ष के बाद, मैंने आज से 2.5 वर्ष पहले मैं जब हैदराबाद गया और वहां मैंने प्रत्यक्ष इसका प्रभाव देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे आरोग्य भारती है, वैसे ही दिव्यांगों के बीच में एक संगठन काम करता है, सक्षम। उसके एक राष्ट्रीय मंत्री हैं, उसके राष्ट्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संतोष कलारेती जी। वहां पर एक नीलोफर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उन्होंने धात्री मिल्क बैंक के नाम से एक मिल्क बैंक चलाया हुआ है। मैं जब देखने गया तो 6 माह ही हुए थे उसको, तो मैंने पूरा सिस्टम देखा कि कैसे वो दूध निकालते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे देते हैं। तो ध्यान में आया कि जो डोनर्स है उनको वो मोटिवेट करते हैं, उसको व्यवसाय नहीं बनाया है, पैसा नहीं देते उनको किसी को। जो महिलाएं मिल्क डोनेट करती हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनका भाव जागरण करते हैं कि आपके मिल्क देने से, दूध देने से किसी बच्चे का जीवन बच सकता है। तो वहां जानकारी मिली कि एक वर्ष में लगभग 18,000 बच्चों का जन्म होता है और 10% बच्चे यह उनकी समय पर दूध नहीं मिल पाने के कारण से डेथ हो जाती है। और उन्होंने कहा कि हम पिछले 6 महीने में 50% बच्चों के जीवन को बचा ले गए, अर्थात 6 महीने में 900 बच्चों के जीवन को बचाने में वह धात्री मिल्क बैंक सहायक हुई। अभी 2-2.5 साल और हो गया, अभी तो यह संख्या और बढ़ गई होगी। वो डोनर्स को मोटिवेट करते रहते। तब मुझे ध्यान में आया कि ये ह्यूमन मिल्क बैंक ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी बच्चे के लिए के स्वास्थ्य के लिए नहीं, समाज और देश के राष्ट्र स्वास्थ्य के लिए भी ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बचपन में प्रारंभ काल का पिया हुआ दूध, उसके कारण से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है,
वो जीवन भर उसके लिए काम करती है, और इसीलिए उसको पीयूष या अमृत ऐसा माना गया। और इसीलिए आज के समय में आवश्यकता अनुभव होती है कि इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक का उपयोग करते हुए इसके बारे में अधिकाधिक जागरूकता फैले, इसके बारे में जो गलत प्रकार के कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जानकारी है, उनका निवारण हो। जहां जहां पर ऐसी आवश्यकता लगती है वहां ह्यूमन मिल्क बैंक शायद बनारस में भी है, लखनऊ में भी है, मुझे मालूम है, उत्तर भारत में है कई स्थानों पर, ऐसे बच्चों का जीवन बचा सकती है। और यह सेवा के भाव से होने वाला काम है। भावनात्मक पहलू बहुत बड़ा काम करता है इसका, और इसीलिए हमारे छोटे से प्रयास से हम किसी भी बच्चे का केवल जीवन ही नहीं बचाते, तो उसके जीवन को बनाते भी हैं। और इसलिए हम सब इस ब्रेस्ट फीडिंग को आवश्यक महत्व समझाते हुए प्रोत्साहन दें, प्रयास करें, तो अवश्य सफलता मिलेगी। उत्तरोत्तर इस पूरे सप्ताह में हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम थोड़ी जागरूकता के साथ साथ भविष्य की स्वस्थ पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। मुझे लगता है इतना ही मुझे इस समय बोलना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके प्रेरणादायी शब्दों से निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारे बीच में हमारे काशी गोविंद भाई साहब हैं, जो कि आरोग्य भारती क्षेत्र संयोजक हैं, कानपुर से हैं, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके बाद हम लोग बुलाना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि अशोक नारायण माथुर सर को, जो कि जयपुर से हैं, और वो ये एमपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर में उन्होंने एक लंबा समय एज प्रोफेसर में सेवाएं दी। और जब ये इंडिया का पहला होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया, जो कि जयपुर में है, तो ये वहाँ के वाइस चांसलर का उनको एज ए डीन, फिर उसके बाद वहाँ के वाइस चांसलर का कार्यभार किया गया। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको निभाया, और अभी वो वहाँ के एज ए प्रेसिडेंट उसको यूनिवर्सिटी को सर्व कर रहे हैं, और लगातार होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य उनकी तरफ से होता रहता है, और सक्रियता से वो बने हुए हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होम्योपैथी के फायदे और चिकित्सा जगत में इसके जरिए अपना योगदान दे सकें। बहुत ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, नेचुरल एंड हम्बल पर्सन, एंड वी आर लकी टू हैव यू सर अमंग आवर टीम एज ए चीफ गेस्ट। सो आई वेलकम यू ऑन द बोर्ड। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना वक्तव्य दें और बच्चों को अपने आशीर्वचन से सर अशोक नारायण माथुर सर। हेलो। Yes sir, it's audible. वॉइस इज क्लियर मैडम? वॉइस आ रही है? Yeah, it is clear sir. मैं सबसे पहले तो अशोक वार्ष्णेय जी, डॉक्टर बसु साहब का, और जो स्पीकर्स हैं डॉक्टर उर्वशी वर्मा, रुचि मैडम, मनीष त्रिपाठी एंड सुधाकर, डॉक्टर सुधाकर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये यहाँ पे आए हैं। और अशोक जी से तो मैं आज बहुत एक अजीब ही चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं होते हुए इतनी चीज़ बता रहा हूँ। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही कि जो संयोजन करता है वो एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता होता है। जो आज की नीड है, जो इनका टॉपिक है, अगर आप ऐसे प्रोग्राम ही नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे तो यहाँ सबको पता कैसे लगेगा। आपने बताया, डॉक्टर बसु साहब ने बताया कि 42% हमारा इंडिया का ब्रेस्ट फीडिंग का वो चल रहा है, यानी हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। WHO इसको इम्प्रूव करना चाहती है, और ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर तो 38%। हर आदमी जानता है कि यहाँ पे एंटीबॉडी डेवलप करता है दूध में। लेकिन एक बात और इसके साथ ये है, अशोक जी ने कहा कि साहब फिगर की चिंता करते हैं। ये हिंदुस्तान में तो बात बहुत कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बात बहुत सही है कि फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए नहीं कराती है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा फिगर खराब हो जाए। लेकिन WHO ही नहीं, हमारा जो इंडियन कल्चर है, नहीं हिंदुस्तानी कल्चर, भारतीय कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो तो इस चीज को शुरू से ही बताता है कि दूध पिलाना, माँ का दूध एक तरीके से अमृत है।
हर आदमी यही कह रहा है कि अमृत है, पीला दूध पिलाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो मातृ सुख मिलता है उसको दूध पिलाते वक्त, वो एक बहुत उसको आनंद देता है। जैसे हर औरत एक अपने ये चाहती है कि मेरा बच्चा हो, लेकिन उसी तरह से अगर वो दूध पिलाती है तो उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं माँ बनी हूँ और दूध पिला रही हूँ। तो अशोक जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नहीं जानते हैं, आपने तो मोर देन 60% जो डॉक्टर जानते हैं वो सारी बात तो आपने बता दी है, बसु साहब ने बता दी है, लेकिन मैं यहाँ हूँ तो मेरे को भी ये चीज बतानी है कि हर माँ की कामना भी यही होती है। तो हमें इस चीज को सबसे ज्यादा, जितने भी हमारे स्पीकर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपने लेक्चर में वो सबसे ज्यादा ये बताएं, इस बात पे प्रेशर दें कि जहां वो आयुष के जैसे कार्य कर रहे हैं, आयुष डॉक्टर की जैसे बैठे हुए हैं, और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, हम अपनी लिमिटेशन जान के हर मैक्सिमम फीमेल को जो प्रेग्नेंट है उसके आजकल प्रोग्राम्स चलते हैं, उनको ये बताया जाए कि इसके क्या क्या फायदे, उनको मोटिवेट किया जाए कि आपको दूध पिलाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, जो जैसे कहा जाता है कि साहब ये कोई भी औरत है, उसको, लेडी को भी वहां पे बताना चाहिए कि मैं दूध पिलाती हूँ, मेरे को कितना मात्र सुख मिलता है दूध पिलाने के बाद। अगर एक लेडी दूसरी लेडी को कहेगी तो इससे बहुत ज्यादा दूसरी लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको अच्छा लगेगा, और वो इस चीज के लिए पूरी कोशिश करेगी कि मेरे को ड्यूरिंग डिलीवरी मेरे को दूध पिलाना है। बात है न्यूक्लियर फैमिली की। जब हम पहले कंबाइंड फैमिली में रहते थे तो अपने जो जितने भी बुजुर्ग साथ में होते थे वो ये कहा करते थे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज किसी को भी कुछ बताने के लिए है ही नहीं, उनके बड़ों का आशीर्वाद वो एक बताना चाहिए। और सारी जो चीजें हैं ये आपको बताना चाहिए। हमारे यहाँ होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन है जो कि कई बीमारियां हैं कि साहब दूध नहीं बन रहा है, दूध ज्यादा बन रहा है, दूध का टेस्ट खराब है, बच्चा नहीं लेता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे दवा है। और देखिएगा ऊपर वाले की कुदरत जो बनाई गई है डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर भगवान कहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो ऊपर वाले की बनाई गई है, और ये कहा जाता है कि हम अपने यहाँ डिलीवरी होगी और अगर आप दूध पिलाएंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन तो उसको पहले था कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, लेकिन अब सारी चीज नॉर्मल हो गई है। तो जैसे ही वो उसको स्तनपान कराएगी उसकी सारी चीजें, उसकी बीमारियां एक एक करके सब खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ मेडिसिन है, हमारे यहाँ इस तरह की भी मेडिसिन है कि दूध का टेस्ट खराब है, बच्चा नहीं बताता, लेकिन अगर वो उसको नहीं पी रहा है तो हमारे यहाँ मेडिसिन बताएंगे। डॉक्टर मनीष जो हैं वो हमारे यहीं के एमडी स्टूडेंट हैं, मेरे ही डिपार्टमेंट से उन्होंने एमडी किया है, तो वो अपनी बताएंगे सारी चीजें। और जो आयुर्वेदिक से हैं वो आयुर्वेदिक की बताएंगे, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे सभी एक अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, हम एक कंबाइंड लेवल पे मोटिवेट करें, सभी को मोटिवेट करें, महिला को, जिससे कि स्तनपान मैक्सिमम जो ये लेस देन 45% है वो बढ़कर के बहुत ज्यादा जल्द आ जाए, उनको ये पता लगे कि कैसे क्या चीज होती है। और मेडिसिन तो आप जितना सिम्टम देंगे, जितना होम्योपैथी का होगा, लेकिन हमें हमारी लिमिटेशन से भी यहाँ अलग नहीं हटना है कि हमारी होम्योपैथी की लिमिटेशन क्या है, आयुर्वेदिक की लिमिटेशन क्या है और एलोपैथी की लिमिटेशन। तो हमें एक कंबाइंड पूल बनाना चाहिए। कंबाइंड पूल बनाने के साथ के अंदर इस चीज को, जो आपने आज बहुत अच्छा कार्य किया है कि यहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के सभी डॉक्टर मौजूद हैं और ये कार्य कर रहे हैं। और उसमें आपके डीएनएम जो नर्सिंग कॉलेज के हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके साथ में तो नर्सिंग वाले ही ज्यादा, डॉक्टर से ज्यादा उनको बताते हैं महिलाओं को। तो ये चीज एक बहुत अच्छी है कि हमने ये कार्य किया है, इसके लिए मैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों को, आपको पूरी टीम को, कि आपने यहाँ बुलाया। लेकिन इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि होम्योपैथी यूनिवर्सिटी की बात होती है, क्योंकि आपने उस बैनर से मुझे बुलाया है, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा ये वर्ल्ड की फर्स्ट होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है, होम्योपैथी के नाम से। यहाँ प्रेसिडेंट कहा जाता है वर्ल्ड वाइस चांसलर को। और उसके बाद के अंदर हमने इसको 2010 में स्टार्ट किया था, हमने इसको 2010 में स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ग्रेजुएशन भी चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलता है और पीएचडी भी चलती है। हमारे यहाँ ये सारी चीजें चलती है। और उसके अलावा हमारा पहला हॉस्पिटल भी है जो टोटल 65 बेडेड हॉस्पिटल है। तो हम वहाँ को बच्चों के लिए देखने के लिए, गायनेकोलॉजी भी हमारे यहाँ से अलग स्ट्रीम है, हमारे यहाँ पे सर्जरी का भी है, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे भी यही समझाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर मैं दोबारा से मीनाक्षी जी आपको भी धन्यवाद दूंगा, और मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्यों कि अभी जो हमारे स्पीकर हैं उनको तो बोलना है, वो तो मेन चीज बोलेंगे। अगर हम ही ये सारी चीज बोल देंगे इतना % है, इसके अंदर एंटीबॉडी होता है, तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए धन्यवाद सभी को, मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
और मैं आपने ये ऐसे विचार व्यक्त करने के लिए संयोजन किया है, उसके लिए दोबारा से सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उत्साहवर्धक वक्तव्य रखा और हम लोगों को निश्चित रूप से मोटिवेशन हमारा बढ़ा है। आगे भी हम लोग ऐसे प्रयास आपकी आशीर्वाद से करते रहेंगे। और मैं पढ़ूंगी अपने अगले वक्ता की तरफ। हमारे बीच में डॉक्टर उर्वशी वर्मा मैम हैं, जो कि आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से हैं। शी इज एसोसिएट प्रोफेसर, वहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं मॉडर्न मेडिसिन से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मीनाक्षी। अवनीश जी आपसे जी 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 म्यूट हो रिक्वेस्ट है गई, कि म्यूट तो नहीं हो गई मैम नहीं नहीं है नहीं मैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैम स्टार्ट यू करना कैन स्टार्ट बाय द okay. First of all, I would like to thank Meenakshi ji, Dr. Manish, Dr. Avinash Pandey, Basu Sahab, Dr. Ashok Kumar, and VC Sahab. So thank you very much. And now actually आप लोग काफ़ी कुछ बता चुके हैं, फिर भी मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी आपके साथ। जो मुझे टॉपिक दिया गया है, बेसिकली मुझे बोला गया है कि मदर्स के बेनिफिट बताने हैं। माय स्लाइड्स आर विजिबल और नॉट? मैम आप शेयर करिए, अभी शेयर नहीं किया आपने। अच्छा, शेयर नहीं हुआ अभी। ओके, शेयर स्क्रीन। यस मैम हो गया है। Okay. So I will start with my slides. हिंदी में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल ज्यादा सुविधाजनक जी, रहेगा और जी। टाइम का भी हाँ। हम लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, so मैं that- बहुत शॉर्ट में करूंगी। एक्चुअली काफी कुछ तो आप लोग बता चुके हैं। जो भी है मैं शॉर्ट में बताऊंगी। जी श्योर। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कहा कि प्रेग्नेंट होना और बच्चे को बेयर करना और बच्चे को दूध पिलाना शायद एक गर्ल का सबसे ब्यूटीफुल सपना होता है, सबसे सुंदर ख्वाब होता है। और अ गर्ल फील कंप्लीट ओनली आफ्टर बिकमिंग मदर एंड व्हेन शी ब्रेस्ट फेड हर चाइल्ड। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आल्सो प्रमोट्स ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाती है, बहुत सारी एलर्जी से भी बचाती है और बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशन से भी बचाती है। आई वांट टू, क्या मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं कि क्या एनाटमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है, स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प करेगी? मीनाक्षी जी, मैम आप अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है। ब्रेस्ट में एक्चुअली बेनिफिट्स तो मेरे ज़्यादातर जो मुझसे पहले बोला है काफ़ी कुछ बता दिया गया है। तो मैं बात करती हूँ बेसिक एनाटॉमी, थोड़ी सी बच्चों को जो स्टूडेंट्स के लेवल की उनको समझ आए। ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू और फैट होता है। मिल्क जो बनता है वो बनता है, इसमें दो हार्मोन और दो वो चीज़ें काम करती हैं, दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन ब्रेन से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि इसमें रिलीज कर ऑक्सीटोसिन जो करता है वो करता है इसमें मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, मिल्क का इजेक्शन। जो प्रोलैक्टिन होता है वो सिक्रेशंस को बढ़ाता है। ठीक है, टू रिफ्लेक्स इन टू डिफरेंट हार्मोन है। प्रोलैक्टिन सिक्रेशंस को बढ़ाता है ग्लैंड्स के अंदर। जैसे ही बच्चा टच करता है ब्रेस्ट टिश्यू को तो एक सेंसेशन जाता है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल बढ़ते हैं जो ब्रेस्ट टिश्यू में ग्लैंड्स में मिल्क का सिक्रेशंस बढ़ा देते हैं, मिल्क इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो है वो उसके सेंसेशन जब जाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्ट होता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कोलोस्ट्रम, जो कि पहले 4 दिनों में जो गाढ़ा पीला दूध होता है जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन रिच होता है। उसके बाद ट्रांजिशनल मिल्क होता है जो 4 to 10 डेज के लिए होता है।
देन उसके बाद मेच्योर मिल्क सिक्रीट होता है, जो कि जब तक बच्चे को माँ दूध पिलाती है वो तब तक आता रहता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 1 ईयर 2 ईयर, अगर माँ बच्चे को 6 साल भी पिलाएगी तो दूध आता रहेगा। पहले के ज़माने में बच्चे बहुत बहुत दिनों तक दूध पीते थे और बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती थी। यहाँ कुछ कंपैरिजन चार्ट भी है। कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट थोड़ा कम होता है, कार्बोहाइड्रेट ठीक होता है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब बच्चा एकदम से पैदा होता है तो उसको एंटीबॉडी अच्छी मिलती है। जैसे कहा ना सर ने कि ये एक टीके का काम करता है, तो टीके का काम करने का मतलब उसमें एंटीबॉडीज बहुत हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन के रूप में पाई जाती हैं, उसके बाद वो थोड़ी कम हो जाती हैं और बच्चे को फिर फैट की आवश्यकता ज़्यादा होती है एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो फैट का वॉल्यूम बढ़ता है। तो समय के साथ मिल्क का कॉम्पोजिशन चेंज होता है। इसमें इसको हम 2 तरह से और डिवाइड कर सकते हैं, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फोर मिल्क जो बच्चा जैसे ब्रेस्ट से लगाते हैं तुरंत जो मिल्क आता है उसे फोर मिल्क या अर्ली मिल्क कहते हैं। इसमें मेनली लैक्टोज ज़्यादा होता है और पानी बहुत होता है, वाटर, जिससे बच्चा जब पीता है तो तुरंत उसको ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है और पानी मिलता है, इससे वो सेटिस्फाइड होता है, उसकी हंगर सेटिस्फाइड होती है। देन हाइंड मिल्क होता है या लेट मिल्क, इसमें जो है मेनली फैट होता है, तो फैट की वजह से विटामिन और बाद में एनर्जी स्टोर होती है जो उसको सेटिस्फाइड करती है बच्चे को और ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। दिस इज द कंपैरिजन चार्ट ऑफ ह्यूमन मिल्क, एनिमल मिल्क एंड फॉर्मूला फीड। इसमें मोटा मोटा बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में। जो ह्यूमन मिल्क है इसमें कंटामिनेशन के चांस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है बच्चे को माउथ में। अगर एनिमल मिल्क आप ले रहे हो तो किसी कंटेनर में लिया जाएगा, उबाला जाएगा, फिर उसे बॉटल में डाला जाएगा, तो उसमें कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। और फॉर्मूला फीड जो है उसमें अगर वो स्टोर प्रॉपरली नहीं हुआ है, खुला है या एक बार सील ऑफ हो गया, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होने के चांस है। ऐसे ही एंटी इन्फेक्टिव जो एंटीबायोटिक वाली प्रॉपर्टी हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से, वो ह्यूमन मिल्क में होंगी, एनिमल मिल्क में नहीं होंगी, फॉर्मूला मिल्क में नहीं होंगी। ग्रोथ फैक्टर्स भी ह्यूमन मिल्क में होंगे। प्रोटीन का अमाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड होगा इन ह्यूमन मिल्क। एनिमल मिल्क जो काऊ का मिल्क है, कहते हैं कि अच्छा होता है बच्चे के लिए, अच्छा काऊ का मिल्क काऊ के बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर सम रूल्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए। जो शुरू के 6 महीने बच्चे को दूध पिलाया जाए तो उसमें कहा जाता है कि ऊपर का पानी भी नहीं देने की जरूरत है बच्चे को, ना पानी देना है, ना कोई एडेड कोई ड्रग्स देनी है, सप्लीमेंट्स नहीं देने हैं। उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे एमिनोरिया हो जाता है, पेशेंट को माहवारी नहीं होती, उसको ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उसके कंसीव करने के, प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं होते। उस मेथड को, वो एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, उसको लाम कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। जितने दिन वो आप दूध पिलाते हैं और एमिनोरिया में रहती हैं फीमेल्स, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, अगर टॉप फीड नहीं दे रहे हैं या पानी भी नहीं दे रहे हैं तो वो कन्फाइनमेंट से बच जाती हैं, प्रेग्नेंट होने से बच जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फोर मिल्क इम्पॉर्टेंट है और लेट मिल्क भी इम्पॉर्टेंट है, हाइंड मिल्क भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब माँ बच्चे को दूध पिलाए तो पहले एक तरफ से पिलाए, उसके बाद वो कम्प्लीटली उसको एम्प्टी होने दे। ये नहीं कि पहले इधर फोर मिल्क पिला दिया एक साइड से, फिर दूसरी साइड से लगा दिया। उससे बच्चे को जो हाइंड मिल्क है उसकी डिफिशियंसी, जो जिसमें फैट ज़्यादा होना है, वो कम हो सकता है। तो इसलिए कम्प्लीटली 1 ब्रेस्ट एम्प्टी होना चाहिए, उसके बाद में सेकेंड साइड से पिलाना चाहिए। या अगर बच्चा बीच में सेटिस्फाइड हो जाता है एक ब्रेस्ट से ही, तो फिर वेट करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम जब शुरू करें तो दूसरे ब्रेस्ट से शुरू करना चाहिए। अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। तो ऐसा जो सोचते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर सोचती हैं कि मेरे बच्चे का दूध पूरा नहीं पड़ेगा, इसकी ग्रोथ कम रह जाएगी, ये कमज़ोर रह जाएगा, ये पता नहीं भूखा तो नहीं रह गया, तो उसके भी तरीके हैं कि वो कैसे जान सकते हैं। अगर बच्चे ने ठीक से दूध पिया होगा तो वो आराम से सोएगा, खेलेगा, जो उसके मूवमेंट है वो नॉर्मल होंगे, टाइम से वो 2-3 बार, जितनी बार वो बाथरूम करेगा, और कम से कम 1 या 2 बार अगर वो पॉटी करता है, इट मीन्स कि उसको वो सेटिस्फाइड है, वो फीड ठीक से ले रहा है। और ब्रेस्ट भी सॉफ्ट होंगे अगर कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड कराया होगा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ध्यान नहीं देते हैं लोग कि बच्चे को ब्रेस्ट से लगाना कैसे है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब बच्चे को ब्रेस्ट से लगाया जाता है तो बच्चे का मुंह ठीक से खुला हो, और जो एरियोला कहते हैं, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है निपल के चारों तरफ ब्रेस्ट का,
तो वो कम से कम विजिबल होना चाहिए, पूरा मुंह के अंदर होना चाहिए बच्चे के। जो बच्चे की चिन है वो टच करनी चाहिए ब्रेस्ट से, नाक दबी नहीं होनी चाहिए और माँ को भी पेन नहीं होना चाहिए। ये दो कंपैरिजन के लिए मैंने डायग्राम रखे हैं। जो ऊपर वाला है इसमें ऊपर का एरियोला नहीं दिख रहा है, नीचे का बिल्कुल नहीं दिखेगा और बच्चा जो है कंप्लीटली अटैच है ब्रेस्ट से। तो ये बेस्ट मेथड होता है। अगर बच्चा दूर से पकड़ेगा तो उसको एयर लेने का चांस रहेगा, वो एयर भी साथ में इंगल्फ करेगा जिससे बाद में वो डकार लेगा तो दूध को पलटता भी है। तो प्रॉपर अटैचमेंट बहुत जरूरी है बच्चे को फीड कराते टाइम, और मदर को भी लेस पेनफुल रहेगा या पेन नहीं होगा। देन सर ने बताया कि मिल्क बैंक हैं, तो मिल्क को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, वर्किंग होती हैं, उनको जाना होता है, या स्टूडेंट्स होती हैं और प्रेग्नेंट हो गई या डिलीवरी हो गई, तो उनके लिए रूम टेम्परेचर पे 6 to 8 आवर में ये दूध खराब नहीं होता है, वो एक्सप्रेस करके रख सकती हैं। और अगर इंसुलेटेड कूलर बैग में रख रही है तो 24 घंटे तक इसको स्टोर किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में 5 डेज तक रख सकते हैं। इवन अगर -5 डिग्री टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो 2 हफ्ते तक ये खराब नहीं होता है। अच्छा, आप मुझे जो टॉपिक दिया गया था, मेनली दिया गया था कि मदर्स हेल्थ बेनिफिट। एक्चुअली काफ़ी लोग इस पे बहुत कुछ बता चुके हैं, अब मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट नेचुरल वे टू फीड, मतलब बच्चे को पिलाने का सबसे नेचुरल तरीका है, मोस्ट कन्वीनियंट है इस, और हेल्दीएस्ट फूड है ये। इसमें ये आइडियली बच्चे के लिए ही बना है। इसमें माँ को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है कि दूध बाजार से आना है, बॉटल उबालनी है, दूध गर्म करना है, बनाना है, ये सब चीज़ों से वो बचते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स, जो डिलीवरी के बाद मदर्स को यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, कई बार पीपीएच में पेशेंट जाती है, तो दूध पिलाने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में बहुत हेल्प करता है। इवन उसके इंजेक्शंस भी हम लोग लगाते हैं जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा उसको सफिशिएंटली मिलेगी, बच्चा दूध पिएगा, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगा, तो वो यूट्रस जल्दी वापस नॉर्मल स्थिति में आएगा। इसकी वजह से उसको ब्लीडिंग की समस्याएं या परपेरल जो ब्लीड होती है वो कम होगी, लोकिया कहते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और इन्फेक्शन से भी पेशेंट बचेगी। इसके अलावा जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि वेट को मेंटेन करने में लैक्टेशन से बहुत हेल्प मिलती है मदर को। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का 10-12 kg वेट गेन होता है, फैट डिपोजिशन होता है, तो जब वो कैलोरी बर्न होती है फीड कराने से, तो वो फिगर उसका जल्दी ठीक होता है। एज वेल एज मैंने पहले भी बताया, जैसे लाम मेथड है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता पेशेंट को, एमिनोरिया रहता है, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन में भी हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो फाउंड दैट, कुछ स्टडी में पाया गया है कि ये जो मदर्स में बाद में डायबिटीज हो जाती है कुछ लेडीज में, तो एक्सेसिव वेट गेन की वजह से डायबिटीज होती है, तो जो वेट कंट्रोल रहता है, डाइट वो ठीक से लेते हैं, तो उनको डायबिटीज के चांस उन फीमेल्स में कम रहते हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग जो है कैंसर से भी बचाता है, बहुत सारे कैंसर से बचाता है। ब्रेस्ट के कैंसर से तो बचाता है, ये ब्रेस्ट सॉफ्ट रहते हैं, उसके अलावा ओवरी के कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर से भी ये बचाता है। तो कैंसर का प्रिवेंशन कर रहा है, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट ऑल्सो डिक्रीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स कुछ फीमेल्स में एज के साथ होती है, या ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस करता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें जो बाद में होनी है, जो पोस्ट मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस होनी है, वो भी नहीं होती है। कुछ इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये एक दूसरी बात हो गई कि ये न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, परफेक्ट टेम्परेचर पे बच्चे को मिल रहा है, ना तो ठंडा है, फ्रिज से निकालोगे ठंडा रहेगा, गर्म कर दिया तो ज़्यादा गर्म हो गया तो चेक करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा सिली, जो मदर सोते सोते कई बार दूध पिलाती हैं, बच्चे को भी नींद अच्छी आती है दूध पिलाने से, और माँ को भी नींद अच्छी आती है, तो वो स्लीप डिस्टर्बेंस कम होता है। जो उठ के दूध बनाना है, पार्टनर को दूध हेल्प लेनी होती है, या जब माँ बनाने जाएगी तो पार्टनर को जगना पड़ेगा, तो उन चीज़ों से भी बच्चा बचता है। और इकोनॉमिकल है, जो फार्मूला फूड फीड आते हैं वो 300-400 से कम का डिब्बा नहीं आएगा, एक डिब्बा 15 डेज या 10 डेज चलेगा, तो वो कॉस्टली भी होता है। तो इट मीन्स ये मनी सेव करता है, फैमिली प्लानिंग भी करता है, हॉस्पिटलाइजेशन मदर का भी कम हो जाता है। मदर ठीक रहेगी, फिट रहेगी, तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाना है, और बच्चे का भी हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा।
वो बच्चे की सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि 900 बच्चे बचाए उन लोगों ने 6 महीने में, तो आप देख लीजिए कि प्रैक्टिकली मतलब ये देखा हुआ है, प्रूफ है। इसके अलावा ये वाला पोर्शन मैडम बताएंगी शायद बच्चे का, इसलिए इसे मैं स्किप करती हूँ इन दोनों स्लाइड्स को। अच्छा, इसमें अब कई बार बेनिफिट्स तो बहुत सारे हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि एक तो नॉलेज नहीं है। सर ने बताया कि शुरू में कोलोस्ट्रम पहले लोग नहीं देते थे कि अरे ये पीला दूध नहीं पिलाना है, एक दूध नहीं पिलाना है, तो वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, उसको कम करें। एम्बेरसमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मदर सोचती है मैं बाहर जाऊंगी तो कैसे फीड कराऊंगी, तो ये काउंसलिंग से इस चीज़ को कम किया जा सकता है। और अब तो ब्रेस्ट फीडिंग एरिया डेवलप करने की बात होती है कि जैसे हॉस्पिटल में तो हमने बना दिया, स्तनपान गृह होता है, एक कक्ष होता है, स्तनपान वहाँ कराएगी फीमेल। उसके अलावा मॉल में भी अब ये आ गया है कि वहाँ पे एक फीडिंग एरिया डेवलप करना है उनको, उनके प्रोटोकॉल में अब कर दिया गया है, क्योंकि कुछ शिकायतें वगैरह हुई थी। तो उसके बाद क्योंकि ये बच्चे का राइट है, माँ का भी राइट है और बच्चे का भी राइट है, तो इस तरह से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और कुछ प्रॉब्लम जैसे बताया कि बच्चे माँ को स्कूल जाना है या माँ का कोई और वो है एंगेजमेंट है कहीं की, वर्किंग मदर है, तो उसमें वो स्टोर करके जा सकती है, घर पे रख के जा सकती है। तो इस तरह हम बैरियर्स को कम कर सकते हैं। कुछ हैं कंट्रा इंडिकेशंस, अगर बच्चे को कुछ बीमारियां हैं, दूध की वजह से उसे कोई दिक्कत होती है, तो उनमें जैसे गैलेक्टोसीमिया में या फेलाइनक्लोटोरियूरिया में नहीं देते, बाकी डिटेल मैडम बताएंगी। और या मदर कुछ स्पेशल ड्रग्स पर है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी ले रही है, एंटी मेटाबोलाइट ले रही है, या कुछ बैड हैबिट्स हैं या एडिक्शन है, उनमें हम अवॉइड करते हैं कि ना दूध दिया जाए। तो एक एडवांटेज इसका ब्रेस्ट फीडिंग का ये भी है कि मदर अगर बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो ये उसको बेस्ट टाइम है कि वो अपने एडिक्शन से छुटकारा पा सकती है, ये बेस्ट टाइम है उसको, वो अगर चाहे तो छोड़ सकती है इस टाइम पे। अच्छा, ये कुछ मिथ्स की बात हो रही थी कि कुछ मिथ्स हैं कि इन कंडीशन में दूध नहीं पिला सकते, जैसे सिजेरियन डिलीवरी, भाई ऑपरेशन से बच्चा हुआ, माँ को दूध कैसे पिलाएगी, तो उसके लिए डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, बच्चे को किस तरह से पकड़ना है, दूध पिलाना है। तो सिजेरियन में बच्चे के साइड में बच्चे को लेटा के दूध पिलाया जा सकता है, और ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी में 1 घंटे के अंदर पिलाना है और ऑपरेशन है तो 4 घंटे के अंदर दूध पिलाना है। पहली बार सिजेरियन में भी विदिन 1 आवर ब्रेस्ट से बच्चे को लगाना है। जितनी जल्दी ब्रेस्ट से बच्चा लगाएंगे उतनी जल्दी रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीशंस बढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा और उतनी ही जल्दी मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होगा। कई बार सासू माँ कहती है कि दूध तो आ ही नहीं रहा, क्या पिलाएं, तो उनको समझाना है हमें कि आप लगाओ, जब आप लगाओगे तो माँ के दिमाग को पता चलेगा, ब्रेस्ट को पता चलेगा, तब दूध आएगा। लगाते रहना है रिपीटेडली, उससे दूध आएगा। उसके अलावा कुछ टीके ऐसे होते हैं कि मदर को वैक्सीनेशन हुआ है, HPV है या बहुत सारे टीके हैं, तो उसमें कहते हैं कि दूध नहीं पिलाना है। तो बहुत कम ऐसा है कि जिसमें दूध के लिए हम कहें कि अभी कुछ दिन अवॉइड कर लिया जाए या उन दिनों वैक्सीन को अवॉइड कर ले, बजाय ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करने के हम उन वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन थोड़ा डिले कर दें। या ब्रेस्ट सर्जरी के बाद कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि वो दूध नहीं पिला पाएंगी, ऐसा नहीं है, टेकन तो। अच्छा, अगर वुमेन को हेपेटाइटिस है तो उसमें कहते हैं कि दूध के लिए दिक्कत हो सकती है, पर बच्चे को अगर सीरम ग्लोबुलिन आते हैं, ग्लोबुलिन का टीका अगर लग जाता है उसके बाद वो माँ का दूध पी सकते हैं। हेपेटाइटिस बी में पहले, बी और HIV में पहले हम लोग दूध मना करते थे क्योंकि वो ब्लड के थ्रू जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी मानते हैं कि जाता है। तो हेपेटाइटिस बी में और HIV में पहले मना था, लेकिन अब WHO का कहना यह है कि अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद में उसका वैक्सीनेशन जो रूटीन होता है वो कराया जाए और दूध को बंद ना किया जाए। ऐसे ही HIV इन्फेक्शंस के लिए भी है। HIV इन्फेक्शंस से बचाने के चक्कर में बच्चे को बहुत सारे मॉल न्यूट्रिशन हो सकते हैं, बहुत सारी और अन्य बीमारियां घेर सकती हैं। तो इसमें रिस्क देखते हैं, बेनिफिट और रिस्क रेशियो देखते हैं। तो बेनिफिट अगर आउटवेट है रिस्क का तो फिर देना है। तो इसलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग HIV में भी है। अगर आप एक्सक्लूसिव नहीं करा सकते हैं, फॉर्मूला फीड भी देना पड़ेगा, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है फिर पूरा फॉर्मूला फीड दीजिए, वो जो कि कॉस्टली अफेयर होता है, कई बार पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए उनमें भी हम ब्रेस्ट मिल्क की एडवाइस करते हैं।
अभी जैसे प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कोविड 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 हर जगह, हमारे यहाँ भी बहुत सारी डिलीवरी हुई है, अराउंड 56 डिलीवरी हम लोग करा चुके हैं, सीजर करा चुके हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है कि कोविड में बच्चे को दूध पिलाएं, माँ का ना पिलाएं तो ये खतरा है, पिलाएं तो ये खतरा है। तो इसमें अभी ये इसमें डाटा आना बाकी है। और 1-2 स्टडी है, उसमें करीब 46 पेशेंट में देखा गया मदर वॉज पॉजिटिव, 46 मदर्स वर पॉजिटिव। उसमें से जब बच्चों के टेस्ट कराए गए तो 13 बच्चे पॉजिटिव थे। और लेकिन जब उनके ब्रेस्ट मिल्क में आरटीपीसीआर कराया गया तो सिर्फ 3 मदर्स का आरटीपीसीआर ब्लड में पाया गया पॉजिटिव। उन 3 में से एक मदर का जिसका पॉजिटिव था उसका बच्चा निगेटिव पाया गया। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को इन्फेक्शन गया या सांस लेने से या छूने से या और तरीके से गया। तो अब कोविड में भी ये कहा जा रहा है कि मदर अगर N95 मास्क लगाती है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन करती है तो दूध वो पिलाएगी तो बच्चा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही मुझे लगता है मुझे अपना टॉपिक ख़त्म करना चाहिए। एक बस छोटा सा और है, फॉर्मूला मिल्क जो है वो 3 दिन के बच्चे के लिए भी सेम है और अप टू 6 मंथ तक सेम वो आता है, जैसे 1 और 2 करके आता है। अप टू 6 मंथ ये वाला फॉर्मूला देना है, 6 to 12 मंथ ये वाला फॉर्मूला देना है। जबकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है फॉर एवरी सिंगल डे और एवरी चाइल्ड, वो पर्टिकुलर अपने बच्चे के लिए बना होता है। तो इट मीन्स कि मदर मिल्क इज फार बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। के साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सो मच मैम, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से संक्षिप्त तरीके से बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसमें कई चीज़ें निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी उनको आगे अपने काम में जोड़ने में। उनकी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और जो कोरोना वाला पार्ट आपने शेयर के लिए उसके लिए स्पेशल थैंक यू कि इससे नई जानकारी ऐड हुई, ये हमारे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद मैं अपने अगले वक्ता की तरफ बढ़ती हूँ। डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम हैं जो कि जिनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अवनीश पांडे जी को। जी मैडम को इंट्रोड्यूस करें और उनको इनवाइट करें। थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी जी। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर रुचि तिवारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में बाल रोग विभाग में, वक्तव्य के रूप में मैम को मैं आमंत्रित करता हूं। मैम अपने आज के विषय पे आयुर्वेदिक व्यू रखेंगे। हार्दिक स्वागत है मैम डॉक्टर रुचि तिवारी में। मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैम अनम्यूट करिएगा अपने आप को प्लीज। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है मैम। सर्वप्रथम मैं भारतीय भारती के संगठन सचिव माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, हमारे यहाँ के आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर AN माथुर जी, हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी और इसमें जुड़े हुए सभी आरोग्य भारती के सभी सदस्यों को नमस्कार करती हूँ और सारे बच्चों को वेलकम करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या इसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग ऑन बेबी। तो इसके अभी तो जितने लोगों ने बात करी सभी ने काफी कुछ विषय को कवर कर लिया है, तो मेरे लिए बहुत कुछ तो नहीं है, बट मैं अपना आयुर्वेदिक औषधि जितना है इसके बारे में मैं उसको बताना चाहूंगी। मैं शेयर कर रहा हूँ मैम, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मैम कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि WABA जो जिसने इनिशिएटिव लिया इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट करने के लिए, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, तो इसका उद्देश्य यही था कि क्यों ना हम इतना अवेयरनेस फैलाएं समाज में कि लोग जागरूक हों और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। तो इसके लिए इन्होंने जो है एक पूरा वीक ही सेलिब्रेट करने का एक प्रोग्राम बनाया और हर साल ये लोग एक नई थीम के साथ इस वीक को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि इस बार की जो थीम है, इस बार की जो थीम ली गई है वो है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लैनेट, मतलब स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान। तो इसमें इन्होंने
तरह से कि स्वस्थ ग्रह मतलब पूरा विश्व संपूर्ण ग्रह जो है स्वस्थ कैसे हो, इसके लिए इन्होंने इस स्तनपान की कल्पना करी है। तो मैं अगर अपने जो सनातन तरीकों से ये सब देखते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ की जो कल्पना थी वो बहुत पुरानी क्या थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया। ये बहुत पहले से ही हमारे यहाँ की कल्पना थी कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों। अब इसकी शुरुआत लेकिन कहाँ से होगी? तो सभी लोगों के सुखी होने की शुरुआत सिर्फ मतलब बच्चा 1 साल तक जो होता है उसको कहते हैं क्षीरक, जो केवल टोटली डिपेंड इनके अकॉर्डिंग हमारे पूर्व जो ऋषि मुनि थे उनके अकॉर्डिंग ये कल्पना थी कि जो 1 साल तक की अवस्था है उसको क्षीरक कहेंगे, जो 1 से 2 साल की अवस्था है उसको क्षीरन्नाद कहेंगे, और जो 2 साल से लेकर 16 साल तक की अवस्था है उसको अन्नाद कहेंगे। दैट मीन कि क्षीरक मतलब चाइल्ड डिपेंड्स ऑन मिल्क when taking milk and food both। मैम आपका स्लाइड शेयर हो। नेक्स्ट यस आगे जो 3rd नंबर की साइड क्षीरक क्षीरन्नाद अन्नाद वाली साइड एक बार। यस हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि क्षीरक क्षीरन्नाद और अन्नाद ये 3 तरह से हमारे यहाँ क्लासिफाई किया गया है। मतलब जो एज 1 साल तक की एज पे हम क्षीरक क्लासिफाई करते हैं, क्षीर और अन्न जब बच्चा दोनों लेता है उसको हम क्षीरन्नाद और अन्नाद। तो अब हम क्षीरक को भी हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि अप टू द एज ऑफ 6 मंथ एंड 6 मंथ टू 12 मंथ, 6 महीने तक बच्चे का फूड या 6 महीने तक बच्चे का आहार और 6 महीने से लेके 12 महीने तक बच्चे का आहार। जब हम इस 2 पार्ट में करके देखते हैं तो 6 महीने तक, जिसको कि अभी सभी लोगों ने बताया कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अब जो है WHO यूनिसेफ ये सभी लोग अब इस बात की कहते हैं कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चा मिल्क पीता है तो तक बच्चा दूध पिए तब तक पिलाना चाहिए। और ऐसी बात ये आयुर्वेद में ये बहुत पहले ही ये कहा गया कि वर्षा वरह क्षीरपा स्यात् यावत् पिबेत वा पयः, मतलब बच्चा जब तक मिल्क पिए तब तक उसको मिल्क देना चाहिए और एक 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए। अब जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अभी जैसे मैडम ने बहुत कुछ बता दिया कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या फायदे हैं और उसमें क्या क्या होता है। मैं थोड़ा एक चीज यहाँ पे एक और स्पष्ट करना चाहूंगी, मुझे बार बार ये बात खटकती है, हर जगह हम लोग स्तनपान की बात करते हैं, जबकि आयुर्वेद ने 2 वर्ड्स बहुत ही क्लियर किए हैं, स्तन एंड स्तन। तो हम लोग इसको स्तनपान नहीं करते, अगर हम लोग स्तन्यपान कहें तो ये ज्यादा बेटर होगा। मेरा अपना ओपिनियन है, जबकि इसको हमेशा हर जगह पे स्तनपान करके इसको बताया जाता है, जबकि स्तन्य वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए स्तन्यपान। स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है ठीक लगे ना भी ठीक लगे, बट ये माय ओपिनियन। मैं ये बता रही थी कि ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस अभी जैसे डॉक्टर उर्वशी जी ने बताई कि इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि लैक्टोज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू अदर मिल्क। प्रोटीन जो होता है वो अदर मिल्क की अपेक्षा कम होता है, इसलिए डाइजेशन भी होता है। बहुत सारे इसमें न्यूरोट्रांसमीटर और ये सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैट्स, वाटर कंटेंट 88% या 90% भी इसमें वाटर कंटेंट होने की वजह से इसमें इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जाती है कि आपको अलग से बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर कंटेंट है उसमें, तो उसको अलग से पानी पिलाने की 6 महीने तक हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो इसमें बताया गया कि बहुत सारे जो है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें तो भी मैडम ने सारी शेयर कर दी है, मैं थोड़ा सा ये एक पार्ट ये लेती हूँ कि आयुर्वेद ने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन में मदर का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, यद अन्न जो ये श्लोक बताया है कि यद अन्नपानम प्रायण गर्भणी स्त्री निषेवते रसो निवर्तते तादृक तथा चास्य, मतलब ये डिपेंड करता है ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन उसकी डाइट पे। आयुर्वेद पूरा टोटली डिपेंड करता है आपकी डाइट, आहार और विहार पे।
तो जो डाइट मदर एंटीनेटल केयर में लेती है वो उसके ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में भी वो हेल्प करता है। इसलिए इसको इनिशिएट करने के लिए एंटीनेटल केयर में हम लोग इस चीज को अवेयर करते हैं मदर को कि उसकी डाइट, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, जो बाद में जाके उसका जो स्तन में फॉर्मेशन होगा वो उसको फुलफिल करे और उसके बेबी को भी, उसके बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि स्तन कैसा होना चाहिए, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी मॉडर्न के हिसाब से तो आपने बता दिया कि स्तन में जो है ब्रेस्ट मिल्क में ये क्वालिटीज होती हैं, बट आयुर्वेद में स्पेसिफिकली बोला है कि अव्याहत बल अंगे आयु अरोगो वर्धते सुखम। मतलब ऐसा होना चाहिए स्तन या मिल्क अव्याहत, विदाउट एनी प्रॉब्लम या बिना किसी हैजार्ड्स के बच्ची का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली होता रहे। उसकी स्ट्रेंथ, यहीं पे इम्यूनिटी की बात आई है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एज और विदाउट एनी डिजीज अरोगो वर्धते सुखम। वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ठीक है, अच्छा है। शिशु धात्री अनापत्ति शुद्ध क्षीरक से लक्षण, ना तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो और ना मदर को हो। ये उसके शुद्ध क्षीर के या ब्रेस्ट मिल्क की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। बाकी तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक सारी अभी सुन ली है कि क्या क्या होती है उसमें, कौन कौन से जो है फैक्टर्स ऐसे होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो बच्चों में इन्फेक्शंस लगते हैं, खासकर जो डायरिया और निमोनिया जैसी प्रॉब्लम जो बच्चों की जो मॉर्टेलिटी रेट को बढ़ा देती है, उन सबको जो है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से ये सारी चीजें कम होती हैं और बच्चे की इम्यूनिटी इंक्रीज करती है। इसका एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूंगी जो शायद अभी आप पूर्व वक्ता ने हमारे लिखा कि इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होता है। ब्रेस्ट मिल्क से इंटेलिजेंस का इंक्रीज करना, इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, बहुत सारी स्टडीज ऐसी है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन उनका इंप्रूव करता है। तो कॉग्निटिव फंक्शन क्या है मैं ये बताऊंगी कि कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। इसी को हमारे आयुर्वेद में है धी, धृति और स्मृति। धी, धृति और स्मृति तीनों का बढ़ना, यही कॉग्निटिव फंक्शन है। ये जो भी बच्चे ब्रेस्ट मिल्क फेड बच्चे होते हैं उन बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। मतलब किसी भी बात को ध्यान देना, किसी भी बात को सुनना, समझना, ग्रैस्प करना और उसको याद करना, इसमें ब्रेस्ट मिल्क का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को देखते हुए। अब टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जैसे मैडम ने पहले बता दिया कि इतने तरह, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, ये वही सब चीजें हैं, बट मैं कोलेस्ट्रॉम पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी। कोलेस्ट्रॉम जैसे कि इसके कई नाम बताए गए, अमृत, पीयूष, खीस, तो ये एक रेफरेंस है कोलेस्ट्रॉम का। ये आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये आया है कि पयो अमृत रसम पीत्वा कुमारस्ते शुभानने, ये एक तरह का सूत्र या मंत्र दिया हुआ है वहाँ कि जिस प्रकार देवता वगैरह ये पी के इसको पी के अमृत को पीकर अमृत को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही इस स्तन को पीने के बाद बच्चा दीर्घायु को प्राप्त हो। तो मतलब ये अमृत वर्ड अमरता प्राप्त होना या एक तरह की उसकी जो रसायन क्वालिटी है, जो उसकी वाइटलिटी है मिल्क की, उसको डिनोट करता है। तो कोलेस्ट्रॉम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न। और नेक्स्ट हमारे यहाँ जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जल्दी से जल्दी ही बच्चे को डिलीवरी के 1 घंटे के अंतराल पर ही ब्रेस्ट मिल्क दे देना चाहिए, ऐसा सभी लोग एडवाइस करते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग के शास्त्रों की है, बट थोड़ा थोड़ा सा उनके विचारों में मतभेद है। लेकिन आचार्य चरक ने तो फर्स्ट डे ही ऑफर किया है कि तुरंत ही जन्म के बाद पहले दिन ही ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में एक चीज और ध्यान रखनी है कि बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे के अंतराल की फीडिंग देते रहना चाहिए। बच्चा कभी कभी क्या होता है कि फीडिंग करते करते सो जाता है, तो आपको थोड़ा सा जगा के उसके ईयर को या उसके पैर पे टैप करके उसको क्लिक करके बच्चे को जगा के जब तक वो कंप्लीट फीडिंग उसको देनी चाहिए। उसमें जो फोर मिल्क है और हाइंड मिल्क है
उसका बहुत बड़ा रोल है। वो बच्चे को जब मतलब एकदम जो बच्चे की आवश्यकता है मदर मिल्क में वो सारी चीजें हैं एज कम्पेयर टू अदर मिल्क। इसीलिए जैसे मैडम ने कहा कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है और मनुष्य का दूध मनुष्य के बच्चे के लिए है। इसीलिए जो ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस आयुर्वेद ने बताई कि नारी का मिल्क या नारी स्तन्य की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हिमम नस्य आश्रोतर्यो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम। इन्होंने एक ही लाइन में सारी चीजें आपकी जो हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि इसमें तो मधुर रस, कार्बोहाइड्रेट रिच, लैक्टोज रिच, कषाय अनुरस, हमारे यहाँ रस और अनुरस का कॉन्सेप्ट है, उसी में एक अनुरस उसका कषाय बताया है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। हैवी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्निग्ध ऑयली ड्यू टू द फैट कंटेंट। पथ्य मतलब हितकर, जीवनीय मतलब वाइटल, एंड लघु पचने में हल्का, आरामदायक और आसानी से पचने वाला, और दीपनीय अग्नि को बढ़ाने वाला। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की आयुर्वेद में ये बताई गई। इसके अलावा तो ये सारी चीजें थैरिकर जैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, शीत, चक्षुष, आईज के लिए बहुत अच्छा बताया। ये मैं यहाँ पे बताऊंगी, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि जो न्यूबॉर्न बेबी में कभी कभी आई जो स्टिकी हो जाती है या कोई भी आई का इन्फेक्शन होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि ब्रेस्ट मिल्क की 1 और 2 ड्रॉप अगर आप आईज में डालें तो वो तुरंत जो है वो आराम उसको मिल जाता है, कोई अदर मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आयुर्वेद ने इसी चीज को उसकी प्रॉपर्टी बताते हुए वहां पे इसको चक्षुष कहा है। और बलवर्धन, बलवर्धन मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इम्यूनिटी, इन सबको बढ़ाने वाला। ये सारी प्रॉपर्टीज एक ब्रेस्ट मिल्क की बताई हुई है। तो ये हम लोगों को 6 महीने तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे को रखना है। अब बात आती है कि 6 महीने से और 12 महीने तक के बीच में ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। उसके फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। वो केवल मिल्क से कंप्लीट नहीं होती। तो इसी के लिए एक उसके बाद जो वीनिंग का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड कराना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि आपको दूध के साथ साथ अन्य चीजों को भी उसको इंट्रोड्यूस करना। हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज थी तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि वर्जयित्वा स्त्रिया स्तन्यम आममेव ही तद्युक्तम। मतलब बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि अदर टाइप ऑफ मिल्क दैट ऑफ एनिमल्स शुड बी टेकन ओनली आफ्टर बॉइलिंग। जितनी भी हम दूध बाकी जो लोग लेते हैं उन सबको बॉयल करने, लेकिन हमें इसको बॉयल करने की आवश्यकता नहीं। जो मदर मिल्क है वो नेचुरली बच्चे के हिसाब से ही है, उसको उसी आम अवस्था में ही लेने की जरूरत है। इसको गर्म करने की या बॉयल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता रही थी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर। अवनीश जी इसको बंद कर दीजिए, जी जी मैम, स्लाइड्स को बंद कर दीजिए। जी मैम। हाँ, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में ये बताना चाह रही थी कि इसीलिए हमारे यहाँ एक है कॉन्सेप्ट है कि फलप्राशन और अन्नप्राशन। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। फलप्राशन मतलब जब हम 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए हम उसको फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें फलों का रस, ये आयुर्वेद में है और इसी रूल को सभी लोग फॉलो भी करते हैं कि सबसे पहले लिक्विड डाइट, फिर सेमी सॉलिड डाइट एंड देन सॉलिड डाइट। तो 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है कि दूध के साथ साथ फूड को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। किसी भी फूड को या किसी भी लिक्विड चीज को हमें पहले 2 दिन तक, 4 दिन तक या 1 वीक तक करीब पहले एक ही चीज देनी है। जब बच्चा उस चीज को डाइजेस्ट कर ले तब हमको दूसरी चीज उसको अडॉप्ट करानी है, जिससे कि बच्चे का डाइजेशन भी प्रॉपर रहे, फीडिंग भी उसकी प्रॉपर रहे और वो उसको पचाने में सक्षम रहे। इसके बाद ही हमें कुछ उसको दूसरी चीज उसको इंट्रोड्यूस करनी है। इसी को तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है कि धीरे धीरे हमें ब्रेस्ट मिल्क को रिड्यूस करना चाहिए।
इसके लिए स्तन्य उपनयन करके एक वर्ड है हमारे यहाँ। उसके लिए बताया कि अथैन जात दसनम क्रमशो अपनयेत स्तनात् पूर्वोक्तम योजयत क्षीरम अन्नम च लघु। जैसे जैसे बच्चा स्तन को छोड़े, धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क को धीरे धीरे कम कराएं, उसकी और हमें धीरे धीरे लघु और ग्रंथन मतलब कि लाइट डाइट और हैवी लाइट होनी चाहिए, बट उसकी ग्रोथ को हैम्पर ना करे, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे, ऐसी डाइट हमको उसको इंट्रोड्यूस करना है। इसके उसमें हम प्रैक्टिकली बताऊंगे कि जैसे क्या है, जैसे दलिया है, खीर है और खिचड़ी है, इस तरह की डाइट हमें धीरे धीरे बच्चे को रेगुलर देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, फिर 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 2 साल के बाद वो बच्चा टोटली डिपेंड हो जाता है वो फूड पे। अब उसका जो हम आयुर्वेद में कीजिए कि विषम अग्नि, जो क्षीरनाद बच्चे होते हैं उसमें खासकर जो उनकी डाइजेशन कैपेसिटी है वो विषम अग्नि कहा गया है। विषम का मतलब कि क्योंकि मिल्क और फूड दोनों ले रहे हैं, इस वजह से बच्चों की अग्नि या उनका डाइजेशन पावर जो होता है वो वीक होता है। इसीलिए वीनिंग के समय पे उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। ये सारी चीजें जो है ये बताती है कि ब्रेस्ट मिल्क की क्या क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे कैसे हमें धीरे धीरे इसको इंट्रोड्यूस। अच्छा, एक बहुत ही यूनिक चीज है जो शायद सब लोग इस चीज को बताना चाहूंगी मैं कि आयुर्वेद में लिखा है कि जो वात पित्त कफ का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, वो प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारे इस तरह दुष्टि भी बताई गई है कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क, जिस उस मदर के ब्रेस्ट मिल्क में भी वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष का कॉन्सेप्ट है। अगर वात दूषित मदर का मिल्क है तो उससे भी बच्चे को होने वाली बीमारियां उसी टाइप की होंगी। पित्त दूषित है तो किस प्रकार की व्याधियां होंगी, और अगर कफ दूषित है तो किस तरह की, जैसे कि छोटे बच्चे कई बार आते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, हम लोगों ने देखा भी है कि जो ब्रेस्ट मिल्क का एग्जामिनेशन भी है तो उसमें बताया कि अगर वात दूषित होगा तो ऐसा बच्चा आपको हमेशा एक तो वो लीन एंड थिन मिलेगा, और दूसरा अक्सर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें मैं बता रही हूँ। जैसे अगर पित्त दूषित होगा, अगर मदर का मिल्क पित्त दूषित है, अगर पित्त प्रधान चीजों की वो ज्यादा सेवन कर रही है या पित्तवर्धक आहार विहार का ज्यादा सेवन किया है, तो उसका मिल्क भी जो है वो पित्त दूषित होगा, और उसकी वजह से बच्चे में जॉइंडिस और इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। कफ दूषित है, अगर कफ की वृद्धि ज्यादा है, स्तन दुष्टि कफज है, तो बच्चा जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको ज्यादा हेल्दी या फैटी, ज्यादा उसका बॉडी मास ज्यादा दिखाई पड़ेगा, और बच्चा सोएगा भी ज्यादा एज कंपेयर टू वातज बच्चे के। तो मतलब प्रकृति का कॉन्सेप्ट उसके मिल्क पर भी ये इस तरह से आता है, और इसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, और हम लोग इसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब लेके आया, अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं या अगर हम उसकी इस तरह से अगर हम उसको रूल आउट करते हैं तो ये एक नेचुरल है। ये अगर नेचुरल है तो इसको हमें बहुत ज्यादा अदर मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो उसकी प्रकृति है और वो उसकी प्रकृति हमेशा रहेगी। तो उसकी हमको बात, अगर बात बढ़ी हुई है, बात दूषित है, तो बस हमको उसके बाद दोष की चिकित्सा करके उसको इम्प्रूव कर देना है, ना कि हमको अननेसेसरी उसको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन देने के बाद कॉन्स्टिपेशन को बच्चे को ठीक करना है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही यूजफुल। एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चे फार्मूला फीड करते हैं, ये मैंने खुद किया है और अपने बच्चों में भी किया है, और मैंने सब बच्चों को मैं एडवाइस करती हूँ जो बच्चे फार्मूला फीड के होते हैं तो उनमें इन्फेंट कोलिक, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इन्फेंट कोलिक में बच्चे में अक्सर पेट में दर्द, शाम को बच्चों को पेट में दर्द होना। अगर फार्मूला फेड बेबी के जो मिल्क बनाने के लिए जो वाटर बॉयल करते हैं, अगर उसमें जो वाटर बॉयल किया जाता है उसमें अगर आप अजवाइन के 2-4 दाने ऐड कर दें या चुटकी भर अजवाइन केवल ऐड कर दें और वो पानी बॉयल करके आप फ्लास्क में रख लें और उसी पानी से आप उस को प्रिपेयर कराएंगे,
बच्चों को कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी, कभी भी बच्चा इन्फेंट कोलिक की प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा या उनके पेरेंट्स आएंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा और ये बहुत ही हेल्पफुल है। ना उसे किसी भी तरह की पेट दर्द के लिए आपको दवा देने की भी जरूरत पड़ेगी। ये आप लोग भी आप इसको बता भी सकते हैं और सोसाइटी में ये काफी हेल्पफुल चीज है। जो बहुत सारी 6 महीने तक के बच्चों की सबसे ज्यादा कंप्लेंट यही होती है कि वो कोलिक प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स आते हैं कि मैडम शाम होते ही बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बच्चा रात भर रोता है। वो इस कोलिक प्रॉब्लम से आप इससे जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह से जो डाइट की भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लोग बच्चों की डाइट को भी हम लोग आयुर्वेद की डाइट से जोड़ के हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने बहुत ज्यादा पहले का एस्पेक्ट ना बताते हुए जो हमारे यहाँ स्पेसिफिक चीजें हैं मैंने बताने की कोशिश करी है और इसी के साथ बस मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि। और आपने जिस तरह से आयुर्वेद की गुण सूत्रों पर चर्चा की वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत नई नई जानकारी मिली होगी इसमें स्टूडेंट्स को इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। और अभी मैं पढ़ना चाहूँगी अपने अगले वक्ता की तरफ और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी जो होम्योपैथी से हैं और उनके परिचय के लिए मैं अभिषेक जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। अभिषेक जी को आप प्लीज अनम्यूट कर दें। अभिषेक जी 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 अभिषेक जी जो हमारे सुल्तानपुर जी जी कर रहे हैं। लोग भारती काशी खान से ही हैं। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करिएगा डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर अभिषेक पांडे जी। अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। प्लीज प्लीज एक सेकंड अभिषेक भाई साहब एक सेकंड। जी अभिषेक भाई साहब कंटिन्यू करिए आप। जी सभी लोगों को मेरा प्रणाम। प्राणी स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु उपलब्ध सभी विधाओं में सबसे युवापैथी है होम्योपैथी और इसी से अपने निपुण चिकित्सक प्रयागराज के लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप होम्योपैथिक सब्जेक्ट के ही MD भी हैं और आपसे निवेदन मैं करता हूँ कि आप आज के विषय पर होम्योपैथी द्वारा जो संभव प्रयास हैं उसका प्रकाश करें। धन्यवाद। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष किस नाम से हैं? मनीष त्रिपाठी जी के नाम से है भैया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसमें प्लीज अपना सेविका हैंड रेस करवाइए। मनीष भैया आप हैं? क्विट कर गए। मेरे अपने स्क्रीन खोला हुआ है ना। आई एम नॉट एबल टू सी। मैं स्क्रीन हटा दे रहा हूँ। हाँ एक मिनट। मनीष त्रिपाठी के नाम से ही है वैसे तो। हाँ ये है तो आईफोन के नाम से है। आईफोन नाम नहीं लिखा हुआ है। पीछे ऑरेंज कलर का अपने आप को बैकग्राउंड। अनम्यूट करिएगा। आवाज हाँ अभी हो गया। हाँ सुनाई दे रहा है? मैं विजिबल? जी जी हाँ जी सुनाइए। क्या सुन सकते हैं आप लोग? जी 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 आवाज आ रही है। मैं इस मंच पे मौजूद सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार कहता हूँ और चरण स्पर्श करूंगा अपने गुरु डॉक्टर एन माथुर सर को, जिनके अंडर में मैंने MD पूरा किया और आज आप ही सभी की बदौलत मैं यहाँ हूँ और आपका बहुत आशीर्वाद रहा है हमारे सक्सेस में। तो जैसा कि सभी लोगों ने डिस्कस कर लिया
ऑलरेडी एक बहुत ब्रीफ और एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक डिस्कस किया गया है। डॉक्टर उर्वशी वर्मा ने बहुत ही ब्रीफली और बहुत अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग के एस्पेक्ट्स को, मदर एस्पेक्ट्स और चाइल्ड एस्पेक्ट्स को दोनों बताया है। डॉक्टर रुचि मैम को ही मैंने सुना, अपने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से रखा आपने। जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, ओके, जहाँ तक होम्योपैथी की बात है तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा फिर एक बैक में जाऊंगा। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में सभी ने बता दिया ऑलरेडी। माँ और बच्चे दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे जरूरी चीज है ये जो 7 पॉइंट्स है कंटेंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। सबसे पहला जो वैक्सीनेशन भगवान द्वारा किया जाता है दैट इज द कोलेस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर। जो माँ का पहला दूध है, सबसे पहला वैक्सीनेशन है, एक नेचुरल वैक्सीनेशन है जिसको गोल्ड ड्रॉप भी कहते हैं, जो माँ के द्वारा दिया जाता है। मैं फिर से ये 7 पॉइंट जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि ये कोलेस्ट्रम, लैक्टोफेरिन, आईजीएम, आईजीजी एंटीबॉडीज, लाइसोसोम्स, बिफिडस फैक्टर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो 7 फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक चाइल्ड के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर एंटीबॉडीज, उनको भविष्य में एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल जो है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मैं इसलिए डिस्कस करूंगा, सभी लोगों ने पहले इसको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। कोलेस्ट्रॉल का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा रोल है। कोलेस्ट्रॉल से मदर के फर्स्ट मिल्क से चिल्ड्रंस डायरिया, बच्चों के डायरिया में इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, स्पेशली येलोइश डायरिया एंड पंजेंट डायरिया, बहुत अच्छा रिजल्ट। सेकंड टॉपिक जो है लैक्टोफेरिन, जो आप देख रहे हैं, लैक्टोफेरिन ये दिस इज द प्रोटीन, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये बहुत हेल्पफुल है, खासतौर से ऐसे बैक्टीरिया को किल करने में, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को, विच आर आयरन डिपेंडेंट। उसके बाद मदर के पता है कि के अंदर आईजीएम, आईजीजी की प्रचुर एंटीबॉडी है, जो कि बच्चे की ग्रोथ में, उनके इम्यून सिस्टम को बनाने बहुत मददगार है। ये जो 5वां टॉपिक है, 5वां है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। लाइसोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया सेल वॉल को उसको इनहिबिट करता है, साथ साथ इंटेस्टाइन में फ्लोरा मेंटेन करता है, एब्जॉर्प्शन स्टेज का। छठा जो है बिफिडस फैक्टर्स। बिफिडस फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सभी को जानना चाहिए। हमारे खासतौर से दर्शकों को स्टूडेंट है बिफिडस फैक्टर्स आपके एग्जामिनेशन में क्या है। बिफिडस फैक्टर्स है ये ऐसा फैक्टर है जिसके माध्यम से लैक्टोबैसिलस फॉर्म होता है। लैक्टोबैसिलस इंटेस्टाइन ऐसा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि इंटेस्टाइन का पीएच लेवल मेंटेन करते हैं, एसिडिक पीएच लेवल, जिसके माध्यम से एसिडिक पीएच लेवल इंटेस्टाइनल मेंटेन आता है। और फाइनली विटामिन एंड मिनरल्स, जैसा कि डॉक्टर रुचि मैम, डॉक्टर उर्वशी मैम ने बताया कि मैमल्स में खास तौर से ह्यूमन मिल्क, मदर्स मिल्क जो है, इन कंपैरिजन टू द काउज एंड बफेलो, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रचुर मात्रा होती है मदर्स मिल्क इन कंपैरिजन टू द काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क। So next slide please. Next slide. अब हम आएंगे सर थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट, एक ओके फाइन। अब हम आएंगे अपने होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि होम्योपैथिक एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसे मेडिकल साइंस की ब्रांच है कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सेंसेशन का, होम्योपैथिक में नेक्स्ट जी, हमारे यहाँ होम्योपैथिक में सेंसेशन का बहुत मतलब है, क्योंकि हमारी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूव हुई है। तो हेल्दी ह्यूमन बींग्स के सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अदर मोड ऑफ सिस्टम्स में एलोपैथिक बहुत सारे मुझे नहीं पता,
लेकिन सेंसेशंस का हमारे यहाँ वैल्यू बहुत दिया जाता है। पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको क्या फीलिंग हो रही है। उस सेंसेशन का साइकोसोमेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सेंसेशंस बॉडी के अंदर हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे, सभी लोगों ने डिस्कस कर दिया है मेरे ख्याल से, ब्रेस्ट फीडिंग्स के सारे एस्पेक्ट्स पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। अब हम आएंगे होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, होम्योपैथिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे ये जो 4 कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स जो आफ्टर डिलीवरी आती है, ये 4 दिक्कतें ज़्यादातर आती है। बैक स्लाइड। जो 4 दिक्कतें हैं सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है, मैंने ऊपर लिखा है डेफिशिएंट लैक्टेशन, डेफिशिएंट मिल्क का कम बनना। आवाज आ रही है? माँ परेशान है, मिल्क कम ना, बच्चा जो है बार बार रोने लगता है, बार बार रोता है और उसकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट, ये सेकंड कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। थर्ड जो है पेनफुल ब्रेस्ट ड्यू टू इंगॉजमेंट, और जो चौथा है दैट इज सोर एंड क्रिपल लिम्स। ये जो डेफिशिएंट लैक्टेशन, मेस्टाइटिस, पेनफुल ब्रेस्ट, सोर एंड क्रिपल, ज़्यादातर यही कॉमनेस्ट आते हैं। आज हम समय कम है इसलिए हम इन 4 के बारे में आपको मेडिकेशन बताएंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा मेडिकेशन है हमारे मदर चाइल्ड हेल्थ पे। नेक्स्ट स्लाइड। मनीष बॉस, मेरी आवाज आ रही है? मनीष बॉस, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो जी आ रही है। थोड़ा सा अपना आईफोन अपना लेटरल कर लीजिए आप, तो आपका फुल स्क्रीन आएंगे आप। थोड़ा सा उसको बेड़े कर लीजिए अपना मोबाइल। हाँ जी, अब ठीक है, इट्स ओके। तो नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज, अगली। जी। अब हम इसको एक लेंगे। सबसे पहले डेफिशिएंट लैक्टेशन, डेफिशिएंट मिल्क का प्रोडक्शन कम है, एग्लैक्टिकिया की कंडीशन है, मिल्क का प्रोडक्शन कम है। हमारे यहाँ बहुत शानदार मेडिसिन है इसके लिए, जिसमें एग्नेस कास्टर, एसाफेटिडा, लैक्टोप्रोटम, अल्फा, ये 4 मेडिसिन बहुत शानदार है। सबसे ज़रूरी बात इसमें देखने वाली है अल्फा। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा अल्फा। ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो बढ़ाती है ब्रेस्ट में, क्वालिटी ऑफ मिल्क भी बढ़ाती है। क्वालिटी मीन्स जो हमारे मदर्स मिल्क के कंटेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, उसकी क्वालिटी बहुत हद तक अल्फा बढ़ा देती है। उसी के साथ साथ एक और मेडिसिन है जिसका अभी ट्रायल भी चल रहा है, रिसिनस कम्युनिस कैस्टर सीड, रिसिनस कम्युनिस है, अभी इसमें दिया नहीं हुआ है। रिसिनस कम्युनिस जो एक ऐसी मेडिसिन है, उसको अगर 2-2 घंटे पे निरंतर दिया जाए उसके मदर टिक्चर, तो विद इन 24 आवर्स उसके रिजल्ट आते हैं, और इट हैज बीन ऑलरेडी प्रूव, वो देखा जा चुका है। तो डेफिशिएंट लैक्टेशन में एग्नेस कास्टस, एसाफेटिडा, लैक्टोप्रोटम और अल्फा, ये एक्सेलेंट मेडिसिन है। सेकेंड जो हमारी कंडीशन आती है मेस्टाइटिस, ऊपर वाली जो मेडिसिन है उसको आप पेटेंट के तौर पे भी दे सकते हो, लेकिन अब जो सेकेंड कॉज है, जो सेकेंड प्रॉब्लम है कंप्लेन है, दैट इज मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट में बहुत दिक्कत आती है महिलाओं को। उसके कई भी कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन की बैक्टीरिया, बहुत सारे कारण हैं। कई औरतें ऐसी हैं जो कि माल न्यूट्रिएंट होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती है जिनके प्रेसिपिटेटी बहुत सारी कॉज, बहुत सारी इलनेस रहती है। तो ऐसे कंडीशंस में कभी कभी बच्चों के से इंजरी होने के बावजूद भी मेस्टाइटिस डेवलप हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमारी ब्राइनिया, लेग कैनाइनम, फाइटोलक्टा, ये 3 ऐसी शानदार मेडिसिन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और मैं स्पेशली अपने एलोपैथिक डॉक्टर से भी कहूँगा कि इसको जरूर ट्रायल लें, खासकर गायनिकोलॉजिस्ट, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्राइनिया, लेग कैनाइनम और फाइटोलक्टा। अब मैं बताना चाहूँगा ये तीनों मेडिसिन में सेंसेशन से हमारी मेडिसिन डिफर करेगी। ब्राइनिया में जो है इसमें मेस्टैटिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगा और पेशेंट